बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक यशमीन जमाल के साथ मैं हूँ महा इकबाल। हुकूमत की जानिब से उजलत में आईनी तरमीम मंजूर कराने का मंसूबा खुद हुकूमत के सीनियर वजीर ने बेनकाब कर दिया है। आईनी तरमीम आवाम के लिए की जा रही है। हुकूमती दावे के बरअक्स वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बीच चौराहे हुकूमत की हंडिया फोड़ दी है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में तब्दीली रूनुमा हुई तो इलेक्शन के ऑडिट का खदशा मौजूद है। इसलिए हुकूमत इस बात पर कासिर है कि 25 अक्टूबर से पहले आईनी तरमीम करके विफाकी आईनी अदालत का कयाम अमल में लाया जाए, जिसका सरबराह वज़ीर आज़म खुद लगाए, ताकि तमाम अदालती मामलात हुकूमत की मर्जी और मंशा के मुताबिक सरअंजाम पाएं। जबकि दूसरी तरफ हुकूमती इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा है कि 25 अक्टूबर से पहले आईनी तरमीम का होना ना तो जरूरी है और ना ही हमारी मजबूती। अलबत्ता ये हुकूमत की सियासी मजबूरी जरूर हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में होने वाली तब्दीली से मुतल्लिक बिलावल भुट्टो ने भी हुकूमती अज़ाइम की तायद की है। उन्होंने कहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह इंतहाई काबिल एहतराम है, लेकिन इन्हें लगता नहीं कि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनकर सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस को कंट्रोल कर पाएंगे। यानी एक तरफ इत्तेहादी हुकूमत को इलेक्शन ऑडिट का खतरा है तो दूसरी तरफ जजेस को कंट्रोल करने की ख्वाहिश ने मुल्क में एक आईनी बहरान को जन्म दे रखा है। हुकूमत अपने अज़ाइम की तकमील के लिए हर हद तक जाने को तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ मुल्क की वकला तंजीमें और अपोजिशन जमातें हुकूमत की आईनी तरमीम के साथ साथ विफाकी आईनी अदालत की तजवीज़ को यकसर मुस्तरद कर रहे हैं। तो जनाब, अपने पैनल को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मुझे स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे बल्दियात हैं पंजाब ज़ीशान रफ़ीक साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। और JUIF से मेरे साथ मौजूद होंगे ख्वाजा मुदस्सिर तौंसवी साहब। PTI से शौकत बसरा साहब भी मुझे ज्वाइन करेंगे। तो आज के डिस्कशन का आगाज़ मैं करूँगी ज़ीशान रफ़ीक साहब आपसे। ख्वाजा आसिफ की तरफ से जो बयान सामने आए वो कह रहे हैं कि अगर इस खदशे का वो इजहार करें कि अदलिया में तब्दीली होती है, चीफ जस्टिस अगर तब्दील होते हैं तो फिर वो कह रहे हैं कि इलेक्शन का ऑडिट भी हो सकता है। किस बात की वजह से, क्या उन्हें डर है? क्योंकि अब तो ये तासुर आ रहा है ना कि हुकूमत और ख्वाजा आसिफ इलेक्शन के ऑडिट से घबरा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखिए जी, बुनियादी तौर पे इसकी बुनियादी वजह जो है वो ये नहीं है कि हमें किसी चीज़ से डर है, लेकिन अदलिया का जो पिछले कई सालों से कंडक्ट रहा है वो सबके सामने है। अदलिया हमेशा साइडें लेती रही है, जो एक्चुअली अदलिया का ये रोल नहीं है। अदलिया का काम है कि वो इंसाफ को कानून और आइन के मुताबिक जो है ना इंसाफ फराहम करे। लेकिन आपको मालूम है कि हमारी अदलिया जो है ना वो उन्होंने एक नया नाम रख लिया कि हम ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले करते हैं। ज़मीर जो है ना वो अगर किसी तरफ टिल्ट करता है तो वो उसके मुताबिक फ़ैसले देते हैं। तो इसकी बड़ी वाज़ेह चीज़ें इससे पहले भी बहुत सारे फ़ैसलों में नज़र आई हैं और हम समझते हैं कि इसमें ये हदशात मौजूद हैं कि ऐसी अदलिया मौजूद है। इस वक्त अदलिया में कुछ ऐसे अनासर हैं या ऐसे जजेस मौजूद हैं जो चाहते नहीं हैं शायद कि ये सिस्टम जो है चल सके, ये मुल्क जो है ना वो आगे की तरफ बढ़े। तो इसलिए इस तरह की चीज़ें जो ना इसके हदशात मौजूद हैं। तो मैं समझता हूँ ज़ीशान साहब, ये जो तासुर सामने आ रहा है कि हुकूमत की तरफ से कोशिश की जा रही है कि 25 अक्टूबर से पहले जितनी भी आईनी तरमीम है उसमें कामयाबी हासिल कर ली जाए, आईनी तरमीम को पास कर लिया जाए। तो फिर क्या ये सारी कोशिशें भी इलेक्शन ऑडिट को रुकवाने के लिए हो रही है? नहीं, बिल्कुल जी, ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, आइन में तब्दीली करना या कानून बनाना ये बुनियादी हक है पार्लियामान का। पार्लियामान में अगर किसी जमात के पास अक्सरियत है, नंबर है, तो बिल्कुल आइन में तब्दीली भी की जा सकती है, कानून भी बनाए जा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि यही तो मेन चीज़ है कि आइन बनाना, कानून बनाना, इसका ये हक जो है वो पार्लियामान का है। पार्लियामान अगर उतनी अक्सरियत इंजॉय करता है, पार्लियामान के पास उतनी अक्सरियत है, हुकूमत के पास हो या किसी के पास हो, तो वो कानून बना सकते हैं, वो आइन बना सकते हैं, आइन में तब्दीली भी कर सकते हैं। लेकिन देखिए मेरी बात सुनो, इसका मकसद मैं थोड़ा जी बिल्कुल मैं समझता हूँ, बिल्कुल इंशाल्लाह ताला नंबर हमारे पास पूरा होगा जी, और ये आइनी तरमीम होगी भी। इसमें देखिए ना बुनियादी चीज़ क्या है, आईनी तरमीम में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके ऊपर लोगों को एतराज़ात हैं? एतराज़ात होने नहीं चाहिए, क्योंकि बुनियादी नुक्ता जिसके ऊपर लोग बात कर रहे हैं वो है हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की हम बात कर रहे हैं। ये कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं है, इसलिए कि ये जो 18 साल पहले जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में और मुस्लिम लीग नून में, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद में और मियां नवाज शरीफ साहब में, तो ये फैसला तब कर लिया गया था। और ये देखिए, हम तो समझते हैं कि हम तो 77 साल पीछे हैं इन चीज़ों के मामले में। दुनिया आगे जा चुकी है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो बहुत सारे हमारे जो
मसाइल हैं अदालतों के, उनका हल है। देखिए होता क्या है, सुप्रीम कोर्ट्स के अंदर आप मुझे बताएं हज़ारों केस पड़े हैं, लाखों केस कोर्ट्स के अंदर पड़े हैं जो जिनके पे लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाता। लेकिन होता ये तो कंट्रोवर्शियल आपकी तरफ से किया जा रहा है ना, ये बेहतर ना होता कि मुसव्विदा आप लेकर फिर अगला कदम उठाते। शौकत बसरा साहब, आपको कुछ समझ आ रही है सूरत हाल? क्योंकि एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ की तरफ से ये डर सामने आ रहा है, वो कह रहे हैं कि अगर कुछ ऐसी तब्दीली आती है तो फिर हो सकता है कि इलेक्शन ऑडिट ना हो जाए, और दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो साहब, उनकी तरफ से बात की जा रही है कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनते हैं तो फिर वो दीगर जजेस को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये बात समझ से बाहर है। महा, आपने बहुत इंपॉर्टेंट इशू को टेकअप किया और प्रोग्राम स्टार्ट किया है। अगर जब चोर चोरी नहीं करता तो डर किस बात का होता है? अगर डाकू डाका नहीं मारता तो फिर डाकू को डर किस बात का होता है? बात यह है कि ख्वाजा आसिफ जो बेचारा खुद हारा हुआ है 50,000 वोटों से रिहाना डार साहबा से, तो डर तो इसी बात का लगा हुआ है। इनकी पार्टी का सरबराह कौन है? सरबराह मियां नवाज शरीफ। मियां नवाज शरीफ जिसके नाम पे मुस्लिम लीग नून वोट लेती है, अगर वो बेचारा हार गया है डॉक्टर यास्मीन राशिद से, तो मुझे बताएं इनमें जीता कौन है? असल इश्यू ये है कि जब से 8 फरवरी का जो इलेक्शन तहरीक इंसाफ जीती, इन्होंने हर हरबा कर लिया, पार्टी तोड़ दी, निशान छीन लिया, कैंपेन नहीं करने दी गई, वहां पर हमें कैंप नहीं लगाने दिए गए, टेलीफोन बंद कर दिया, इंटरनेट बंद कर दिया। इसके बावजूद अवाम ने कहा जान अल्लाह दी वोट खानदा। तो ये इन बेचारों को जो 50-50 हजार से हारे हुए हैं, अब मैं आपके सामने बैठा हूं, मेरा हल्का भावल नगर साउथ पंजाब में, तीसरे नंबर पर एजाजुल हक का साबिक डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक का बेटा, जो मेरे से 50-55 हजार वोटों से हारा हुआ है, उसको जाली फॉर्म 47 दे दिया। अभी तक वहां जो कुछ हो रहा है इस फॉर्म 47 की जाली हुकूमत को बचाने के लिए, इस जाली निजाम को बचाने के लिए, अभी जो इनके जो चीफ मिनिस्टर है मेरे भाई, मुझे नहीं पता इनका हल्का कौन सा है, हमारे जो वजीर बल्दियात हैं, वो मरियम खुद हारी हुई है बेचारी, हमारे महर शराफत हैं उनसे हारी हुई है, शहबाज शरीफ हारा हुआ। तो अगर इनके लीडरान जिनके नाम पे ये वोट मांगते हैं वो सारा टब्बर हारा हुआ है, तो ये जीता कौन है? सो अभी ये जो आजाद अदलिया पे हमला हो रहा है, जो जजेस पे हमला हो रहा है, जो आईने पाकिस्तान पर हमला हो रहा है, उसके पीछे सिर्फ एक ही डर है कि ये इनका फ्रॉड, इनकी जालसाजी, फॉर्म 47 जो बनाए गए रातों रात, और उसका डर है। और जब नून लीग की तरफ से तो ये कहा जा रहा है ना कि हम जो आईनी अदालत बना रहे हैं उसमें हम अवाम का फायदा देख रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पर बड़ा बर्डन है, वो अवाम के केसेस निपटा ही नहीं सकती। महा, अल्लाह करे किसी दिन हुकूमतें जो बनी है पाकिस्तान के अंदर, 76 साल से हम यही देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक एलीट क्लास है, वो अपने लिए कानून साजी करती है, अपने लिए सहूलतकारी पैदा करती है। अवाम तो लड़ रहे हैं। आप मुझे बताइए, ये कह रहे हैं आईनी अदालत बनानी है, सीओडी हुआ था मेरे भाई, आज से वो जब 16 साल पहले या 20 साल पहले हुआ था, इनसे ही पूछें उसके बाद क्या हुकूमत नहीं रही इनकी 2013 के बाद 2018 तक? क्यों नहीं बनाया आप लोगों ने? 2018 के बाद आपकी हुकूमत रही, क्यों नहीं बनाया आप लोगों ने? 8 से लेकर 13 तक हुकूमत रही, क्यों नहीं बनाया आप लोगों ने? ये जो कुछ करना चाह रहे हैं अपनी चोरी को छुपाने के लिए, अपने डाके को छुपाने के लिए, अपनी जाली हुकूमत को छुपाने के लिए कर रहे हैं। और दूसरी बात, अगर इनको आईनी अदालत इनसे ये पूछें कि जो नीचे सिविल कोर्ट्स हैं, हम दोनों भाई छोटे शहरों में रहने वाले हैं, मैं तो बड़ा पेंडू सा बंदा हूं, जितना वो छोटी अदालतों पर है वहां पर लाखों केस पड़े हैं, और सुप्रीम कोर्ट जिसमें 60,000 केस पड़े हैं, हाँ जी, वो हमने आईनी अदालत बनानी है। वो क्या रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच फैसला देता है, ये जो हारी हुई हमारी चीफ मिनिस्टर है पंजाब की, जो टिकटॉक्स बनाने में बड़ी मशहूर है, उसी शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, कहती है जजेस के ज़मीर सोए हुए हैं, ये जजेस मुर्दा हो चुके हैं। उसके बाद आप पार्लियामेंट की स्पीचेस निकाल के देख लें, तमाम के तमाम लोग इनके, वही ख्वाजा आसिफ जिनका आज बयान आया है, ख्वाजा आसिफ बेचारा तो काम भी इस बात से रहा है ना, वो तो कभी जीता नहीं है। पिछले इलेक्शन में भी उसने, याद है, खुद एडमिट किया कि मैंने जनरल बाजवा को फोन किया कि जी बाजवा साहब देखिए मेरे साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। ये फ्रॉड निजाम, जाली हुकूमत बचाने के लिए ये पाकिस्तान पर हमलावर हो चुके हैं, पाकिस्तान के आइन पर हमलावर हो चुके हैं, पर हमलावर हो चुके हैं।
ठीक है ख्वाजा साहब, एक साल तो हमने देखा कि हुकूमत की तरफ से हाल तक नहीं पूछा गया मौलाना साहब का। अब जब जरूरत पड़ी है तो फिर हर तरफ मौलाना मौलाना हो रही है, वो चाहे ओपोजिशन की बात करें या फिर हुकूमत की तरफ से बात करें। इतला तो ये भी आ रही है कि मौलाना मान गए हैं, काफ़ी हद तक जो तजावीज़ रखी गई थी हुकूमत की तरफ से वो तस्लीम कर ली गई हैं। आप बताइएगा कि आपकी तरफ से जो मुसव्विदा तैयार होना था वो अभी किस मरहले में है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने जो ओपनिंग क्वेश्चन किया ये पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों की तर्जमानी था कि ख्वाजा आसिफ ने जिस खदशात का इजहार किया, तो अब वो चीज अब पाकिस्तान के लोगों के सामने खुल के सामने आ रही है, जिसका इजहार मौलाना फजलुर रहमान ने 8 फरवरी 2024 की शाम को किया था कि ये पाकिस्तान के इलेक्शन रिग्ड हैं और ये पाकिस्तान के इलेक्शन चुरा लिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब स्लोली एंड ग्रेजुअली अब हुक्मरान अपनी जबानों से इसका एतराफ करना शुरू हो गए हैं कि अगर ये चीफ जस्टिस ना हुआ तो कोई और आके हमारा वो पेंडोरा बॉक्स खोल देगा। एक तो आपने ये बहुत जबरदस्त सवाल किया और आप एतराफ जुर्म अब हुक्मरान खुद करने लग गए हैं। दूसरी बात, हमारे भाई ने ये कहा कि पार्लियामान को अख्तियार है कि वो कौन सी कोई भी अमेंडमेंट कर सकती है। कोई शक नहीं, पार्लियामेंट पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है, बल्कि इदारा ही पार्लियामेंट होता है किसी भी जमहूरी मुल्क के अंदर। सही कह रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप कोई भी अमेंडमेंट लें, आप उस पार्लियामान में तो लेके आ जाएं। आप इन जो भी आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना चाहते हैं आप पार्लियामेंट के अंदर टेबल करें। आप उस पार्लियामेंट को बाईपास करके रात को कोई शब खून मार के कोई अमेंडमेंट्स ना करवाएं। आप उसी पार्लियामेंट के अंदर उसकी डिबेट कराएं, उसमें अपोजिशन को भी बराबर का हक हो, उसमें हुकूमत को भी बराबर का हक हो कि वो अपना अपना मौक़िफ़ पेश करें और जो उसके ऊपर मुत्तफ़िक़ा राय हो उसके ऊपर अमेंडमेंट कर लें। मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहता हूं कि कायदे जमीयत ने पाकिस्तान के लोगों को ये बताया कि जब 18वीं तरमीम हो रही थी तो उस वक्त 9 महीने पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के अंदर उसके अंदर डिबेट होती रह गई और फिर उसके बाद जाके 18वीं तरमीम मुत्तफिका तौर के ऊपर पाकिस्तान के आइन का हिस्सा बनी। जहां तक मौजूदा आईनी मुसवदे की बात है तो जमीयत ने अपना मुसवदा तैयार कर लिया है और आज उसके ऊपर मुदस्सिर साहब आप सिचुएशन को थोड़ा सा क्लियर कर दें। जी सिचुएशन को थोड़ा सा क्लियर कर दें। ठीक है, आपके तहफ़्फ़ुज़ात बिल्कुल बजा हैं, लेकिन आपका वोट कहाँ जाएगा? हुकूमत की तरफ जाएगा या फिर अपोजिशन की तरफ जा रहे हैं मौलाना साहब? देखिए, मैं आपको बड़ा क्लियर कह रहा हूं कि मौलाना पाकिस्तान के लोगों की उमंगों की तर्जमानी करेंगे और आज हमारी अपनी पार्टी के अंदर जो हमने मुसवदा तैयार किया उसके अंदर राइट नाउ वी आर सिटिंग हियर। इस वक्त हमारा जो आईनी कमेटी है, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो पार्लियामेंट के पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर है, वो इस वक्त मौलाना के पास मीटिंग कर रहे हैं। और एक चीज आप ज़हन में रख लें कि जो कायदे जमीयत का मौक़िफ़ होगा वो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों की तर्जमानी करेगा। तो मुदस्सिर साहब, अगर आप ये कह रहे हैं कि पीटीआई ने हमारा मैंडेट चुराया है केपीके में, तो फिर आप इस चीज़ को ओपनली क्यों नहीं ऑन करते? आप एक तरफ पीटीआई की तरफ अगर जाते भी हैं, ओपोजिशन का साथ भी देते हैं, तो फिर तो आप अपने ही बयान की नफी करेंगे। देखिए, मैं अर्ज करता हूँ जो 8 फरवरी की शाम का बयानिया था जमीयत उलमा इस्लाम का, वो बड़ा क्लियर था। उन्होंने कहा कि जी हमारा मैंडेट पूरे पाकिस्तान में चुराया गया, हमारा मैंडेट बलूचिस्तान में चुराया गया, हमारा मैंडेट सिंध में चुराया गया, हमारा मैंडेट पंजाब की कुछ सीटों पे चुराया गया, हमारा मैंडेट केपीके में चुराया गया। तो हमारा उसमें कोई बाइफर्केशन नहीं है। हमारा अक्रॉस द बोर्ड पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तानी कौम को ये इलेक्शन आज़ाद और खुद मुख्तियार नहीं दिया। पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन इस 2024 के इलेक्शन का चोर है। ठीक है, तो शौकत साहब, ठीक है जी जेयूआई की तरफ से कहा जा रहा है कि केपीके में हमारा मैंडेट चुराया गया है पीटीआई की तरफ से, और अब हम देख रहे हैं कि जेयूआई और नून लीग इकट्ठे होने जा रही है। टफ टाइम तो फिर आपको मिलने वाला है। आपको नहीं लगता कि पीटीआई ही जेयूआई के लिए भी, अगर हम बात करें हुकूमत के लिए भी बात करें, तो पीटीआई ही इस वक्त मुश्किल बाइस कर सकती है? पहली बात तो मुदस्सिर भाई ने बहुत अच्छी बातें की हैं, लेकिन जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट जो है वो आईनी तौर पर सबसे बड़ा लूंगा। जी ठीक है जी मुदस्सिर साहब, मैं 1 मिनट लूंगा। जी सर। मौलाना ने बहुत क्लियर स्टांस लिया हुआ है कि मैं ऑपोजिशन में हूं
और मैं अपोजिशन के फैसलों के साथ हम आहंग हूँ। ये बात अपने ज़हन में रखें। जी ठीक है। जी शौकत मस्तर साहब। अच्छा महा, मैं ये कह रहा था कि मुदस्सिर भाई ने जो बातें कही हैं बिल्कुल मैं समझता हूँ आइन के तौर पर जो बातें कर रहे हैं, आइनी तौर पर पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है। अब वो पार्लियामेंट जिसके अंदर आज से 1 महीना या 2 हफ्ते पहले नकाबपोश और नामालूम दाखिल होते हैं, वहां पर इलेक्टेड एमएनएस को उठा के ले जाते हैं, वहां की लाइटें बंद कर दी जाती हैं, वहां उस दिन पार्लियामेंट कहां गई? उसके बाद चले कि आप पार्लियामेंट ये नहीं कर सकती कि वो लड़की को लड़का डिक्लेयर कर दे, वो गर्मी को सर्दी में कन्वर्ट कर दे, वो दिन को रात कह दे, ये नहीं हो सकता। अब आप कर क्या रहे हैं? जो ख्वाजा आसिफ का बयान है उसके बाद तो मेरे ख्याल में किसी और बयान की जरूरत ही नहीं रही कि वो उनको डर इस बात का है कि हम वो हर तरह की कानून साजी करें, हर तरह का रास्ता रोकें जिससे ये फ्रॉड इलेक्शन खोल ना सके। अच्छा ये जो अभी आप बताइए कि ये जो रिटायर्ड जजेस लगाए जा रहे हैं उसके लिए ऑर्डिनेंस आ रहा है, ट्रिब्यूनल के अंदर जजेस उनको हटा दिया जाता है। सो ये काजी फाइज ईसा और 9 मई इस फॉर्म 47 की जाली हुकूमत की इंश्योरेंस पॉलिसी है। जो कुछ काजी फाइज ईसा ने किया, वो जजेस जिन्होंने इंसाफ देना है वो इंसाफ मांग रहे थे कि हम इंसाफ दिया जाए, इंसानी बुनियादी हकूक का जनाजा निकाल दिया। हमने दरखास्त दिया कि हमारा कमीशन बना दे 9 मई पे, नहीं बनाया। इलेक्शन पे कमीशन बना दे, नहीं बनाया। सो हमें यकीन है इस बात का कि मौलाना फजलुर रहमान साहब से जो अभी तक हमारे मुज़ाकरात हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि मैं कोई ऐसी तरमीम को सपोर्ट नहीं करूंगा जो आइन से मावरा हो, जो ऐसी हो जिससे बुनियादी इंसानी हकूक। बिल्कुल उन्होंने ये कहा कि अवामी मफाद के खिलाफ जो भी आईनी तरमीम चाहेगी हम उनका हक उनके साथ देंगे। एक बात और सुन लें। अभी आपको पता है कि मौलाना साहब ने क्या कहा था? उन्होंने कहा ये पार्लियामेंट एस्टेब्लिशमेंट ने बनाई है, ये एस्टेब्लिशमेंट की पार्लियामेंट है, ये अवाम की पार्लियामेंट नहीं है। अगर अवाम की पार्लियामेंट नहीं है तो मुझे बताएं क्या इनको इख्तियार या हक हासिल है कि ये आइन में तरमीम करें या आइनी तब्दीलियां करें? ठीक है जी, चलें जी। ज़ीशान साहब बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। ख्वाजा आसिफ एक इंतहाई अहम ओहदे पर है, उन्हें इतना बड़ा बयान देने की क्या ज़रूरत पड़ गई? अगर वो कह रहे हैं कि हमारे हो सकता है कि इलेक्शन का ऑडिट ना कराना पड़ जाए, फिर पीटीआई की तरफ से बार बार ये भी बात हो रही है कि दिसंबर में हुकूमत घर चली जाएगी। अब आपके लिए तो खतरे की अलामत हो चुकी है, अब आपको आईनी तरमीम पास कराना पड़ेगी 2 हफ्तों के अंदर अंदर। देखिए गुजारिश है, सबसे पहले तो मैं ज़रा ये जो मेरे भाई पीटीआई वाले बात कर रहे थे जी जी, इनकी 1-2 बातों का मैं जवाब लाजमी देना चाहूँगा। बिल्कुल। इनको ना बुनियादी तौर पर इनका मसला भला क्या है? मसला ये है पीटीआई वालों का कि ये 2018 में आरटीएस बंद करके आए थे। इनको लगता है कि सारी हुकूमतें जो है ना वो 2 नंबर तरीके से आती हैं। इन्होंने कभी सही इलेक्शन लड़े कौन नहीं है, इनको इल्म ही नहीं है। ये उस वक्त आए थे और इनको ये अनाड़ियों की तरह आकर इन्होंने हुकूमत शुरू की और आज देखिए इस मुल्क का बेड़ा गर्क इन लोगों ने किया। इन लोगों ने 4 साल के अंदर, बल्कि पंजाब में 5 साल इन्होंने काम किए। इनके पास कोई कारकर्दगी नहीं दिखाने के लिए। इनके पास 15 साल से ये केपी में बैठे हैं। केपी में हर दफ़ा नया वज़ीर आला लेके आते हैं। इस वक्त इन्होंने एक वो रंगबाज सा वज़ीर आला वहाँ पर बैठाया हुआ है और यकीन मानिए वो सिवाय लोगों को गालियाँ देने के अलावा उसका कोई कारकर्दगी उस बंदे की नहीं है। ये मुकाबला करते हैं, ये बात करते हैं वज़ीर आला पंजाब की जो रोज़ नई इनिशिएटिव लेके आ रही है आवाम के लिए, रोज़ नए नए ऐसे इक़दाम ले रही है ताकि आवाम के लिए फ़ायदेमंद हो। ये मुझसे बात कर लें, इन्होंने 5 सालों में किया क्या है मुझे बताएं। कभी कोविड के पीछे छुपते थे, कभी किसी के पीछे छुपते थे, कभी कहते थे मुझे काम करने नहीं दिया जाता, कभी कहते थे यही कहते थे, ये इनके अल्फाज से ये कहते थे कि आर्मी चीफ को अपना वाला डिक्लेयर करते थे ये। अब ये इस वक्त इनके ऊपर से साया लगता है, जो इनको डर है वो ये है कि वाला का साया नहीं रहा तो ये परेशान है बड़े। तो मैं समझता हूँ कि इनको ना ये सीरियस बात नहीं करते, ये सिर्फ और सिर्फ इनकी ज़बान यही है कि ये इस तरह की अग्रेसिव गुफ्तगू करेंगे, इल्ज़ामात लगाएंगे। जब इनको कहा जाता है कि 35-55 की बातें इन्होंने की थी ना, जब इनसे कहा जाता है कि प्रूव करें, उस वक्त ये भाग जाते हैं, कहते नहीं वो सियासी बयान था। यू टर्न का आगाज इन्होंने किया, झूठ को यू टर्न ये लोग कहते रहे। कौन कौन से ऐसे सियासी महालफ ने जिनके बारे में ये कैसे कैसे इल्जाम नहीं लगाते रहे और यहाँ अगले का गिरबान पकड़ते हैं, यहाँ पाँव पकड़ते हैं। मौलाना साहब बड़े काबिल एहतराम और बड़े जो मंजे हुए सियासतदान हैं, उनके बारे में क्या क्या अल्फाज नहीं ये कहते रहे। आज उनसे इनको काम पड़ा, जाकर उनके पाँव पकड़ रहे हैं। गुजारिश ये है कि मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी ना देखें, हमें इस मुल्क को आगे लेके जाना है। इस मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैलाने का किसका मकसद है मुझे बताएं। आप मुझे ये बताएं कि होता है फ़लस्तीन के हक़ में
एक समिट होता है, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है, ये बाइकआउट कर जाते हैं। इसराइल के साथ इनके लिंक्स इंटरनेशनल अखबारों में भी आते हैं, उसके ऊपर ये खामोश होते हैं, एक बयान नहीं देते। ये तो चाहते हैं, ये वही लोग हैं ना, ये वही लोग, एक सेकंड मेरी गुजारिश सुनिए, ये वही लोग हैं जिन्होंने IMF को खत लिखा कि पाकिस्तान जो है ना उसको आप ये प्रोग्राम ना दें। ये चाहते हैं मुल्क में अफरा तफरी रहे, ये चाहते हैं कि मुल्क में स्मूथ जो है ना वो मामला ना चले, पाकिस्तान ट्रैक पे ना चले। और यही बातें आपकी हुकूमत घर बैठ जाए दिसंबर में, यही बात करें ना, तो फिर ख्वाजा आसिफ क्यों ये बात कर रहे हैं? ख्वाजा साहब ने ये बात नहीं की, ख्वाजा आसिफ साहब ने बुनियादी तौर के ऊपर वो जो ये लंदन प्लान ये लोग बना के आए थे, जो दो कजन्स आपस में आए थे, आपको याद है ना जब धरना देने आए थे, इन्होंने चाइनीज प्रेसिडेंट ने आना होता है तो धरना दे देते हैं। इसमें इस वक्त शंघाई ताउन तंजीम की समिट होनी है, ये धरना देने के लिए आ जाते हैं। बुनियादी तौर पे इनका एजेंडा है। और हमें ये भी देखें, हदशात हैं, हदशात ये हैं कि इस मुल्क में 63A जैसा भी फैसला आया, जब ये कहा गया, जब आइन को रीराइट किया गया, पर्सन स्पेसिफिक फैसले दिए गए, इस तरह की अदलिया में लोग मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, हमें कोई डर नहीं है किसी चीज़ का, हम इनकी तरह RTS बंद करके नहीं आए, ये आए अवाम में आके देख लें क्या सूरत हाल है। बाई इलेक्शन हुए हैं, उसके बाद कोई एक बाई इलेक्शन अपना रिजल्ट बताएं, क्या रिजल्ट है? अपने सूबे में ये बाई इलेक्शन हार गए, बाई इलेक्शन हारे हैं वहाँ पे भी। देखिए मेरी गुजारिश, आखिरी बात करना चाहूँगा, बुनियादी तौर के ऊपर ये कुछ ऐसे अनासर हैं, अदारों में भी हैं, अदलिया में मौजूद हैं, जो पाकिस्तान को डीरेल करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान में स्मूथ सिस्टम चलने नहीं देना चाहते। ठीक, यही पॉइंट। वेलकम बैक नाज़रीन। शौकत बसरा साहब, KPK में आपकी गवर्नमेंट है, तो अवामी मंसूबे कौन कौन से वहाँ पर शुरू किए गए? क्योंकि ज़िशान साहब ने तो बड़े अवामी मंसूबे गिनवा दिए हैं जो आज वज़ीर आला पंजाब आई रोज़ जिनका ऐलान कर रही होती हैं। और दूसरी बात, आपकी तरफ से जो इनकलाब के बड़े बड़े बातें की जा रही थी, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर अब उनकी तरफ से कहा कि मैं तो छतों पर सोया हुआ था, मैं वहाँ पर बारिश में भीगता रहा, तो फिर छतों में सोने से तो इनकलाब नहीं आएगा, थोड़ा सा बहादुरी का मुजाहिरा करना पड़ेगा आपको भी। मुझे हमदर्दी है ज़िशान भाई से, वो कहते हैं ना सवाल गंदम जवाब चले, मैं समझ रहा था पता नहीं वो अब उनको जवाब आ नहीं पा रहा था, जवाब बन नहीं रहा। उसकी वजह होती है जब आपके पास बात करने को ना होना तो फिर आप आए बाएं शाएं करते हैं। उसकी रीजन क्या है कि अभी मुझे बता रहे थे कि जी पंजाब में हमने बड़ी तब्दीली कर दी। मेरे भाई, आपकी ये 7वीं हुकूमत है, 3 दफा मियां नवाज शरीफ वजीर आला, 3 दफा वजीर आजम, 2 दफा मियां शहबाज शरीफ वजीर आला, 1 दफा हमजा शहबाज वजीर आला, अब ये टिकटॉकर वजीर आला जो आ रही हुई है ये वजीर आला। तब्दीली ये है कि खुद लाहौर के अंदर मियां नवाज शरीफ इलेक्शन हार जाता है। ये है आपका पंजाब के अंदर मुकाम कि आप पूरी पार्टी इलेक्शन हार गई। पंजाब में हमने बड़े काम किए हैं। हाँ, बड़े काम करते हैं आप सुबह वो तैयार होती हैं, कैमरों को इकट्ठी करती हैं, उनकी कनीजें आती हैं, फिर बाकायदा शूटिंग होती है, शूटिंग के बाद वो टिकटॉक्स बनाती हैं। बिल्कुल, इस पे हम आपको खराज तहसीन पेश करते हैं। रही दूसरी बात, आपने कहा कि जी ये वो कहते थे कि जनाब बाजवा को कहते थे, फलां कहते थे, याद माजी अजाब है यारब, छीलने मुझसे हाफजा मेरा। ज़ियाउल हक की जो रूहानी औलाद हैं वो भी अब दूसरों को बातें करें जो जनरल जिलानी के गमले में उगे। और सबसे बढ़कर आज देख लें, वो मियां नवाज शरीफ ना बेचारा बाबूजी, वो अभी भी वो ट्वीट लगा के बैठा है, वोट को इज्जत दो, कम से कम वो तो डिलीट करवा दें। आप तो तस्मों को लटके हुए हैं, आप तो हर वो गैर आईनी गैर कानूनी काम करने के लिए तैयार है, क्योंकि आपको तो मुसल्लत किया गया है। ये बातें अपनी जगह, लेकिन ये तो बता देना गंडापुर साहब कहाँ थे? वो अगवा हुए थे या भाग गए थे? क्योंकि हम तो मुंतज़िर थे उनकी अपीयरेंस के। जी 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 जी। अच्छा, वहां में आता हूँ। अच्छा, ये जो कठपुतलियां हैं बेचारे, मुझे इनसे हमदर्दी है। नवाज शरीफ के जमाने में लीडर होता था बेचारा, अब बेचारा वो खुद हार गया, तो इनसे हम क्या बहस करें। दूसरी बात, यकीन माने ये काबिल तरस लोग हैं, हम तो इनको, क्योंकि दे आर इररेलेवेंट, दे आर नोवेयर, हम इनको, मैं तो इनकी बात का हम जवाब देना भी इसलिए मुनासिब नहीं समझते कि अब जो लोग बेचारे खुद काउंसलर बनने के काबिल नहीं रहे, हम उनसे क्या बहस करें, हम उनसे क्या झगड़ा करें, उनकी किस बात का जवाब दें। अब जहां तक रही बात अली अमीन गंडापुर की, देखें आप ये अंदाजा करें कि अली अमीन गंडापुर जो एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है, वो पुरअमन एहतजाज के लिए निकलता है।
ठीक है, उसके ऊपर शेल बरसाए जाते हैं, उनके ऊपर गोलियां बरसाई जाती हैं, सड़कें खोद दी जाती हैं। क्या ये, अगर इनको, मैं फिर कह रहा हूं, इलेक्शन का डर नहीं है तो आडिट का क्यों डर है? अगर चोरी नहीं की है अपने इलेक्शन में तो आडिट का क्या डर है? अगर हम पुरअमन एहतजाज के लिए आ रहे हैं तो क्यों शेल बरसा रहे हैं? क्यों आप लोग रबड़ बुलेट उड़ा रहे हैं? मैं अली अमीन गंडापुर को खराजी तहसीन पेश करता हूं कि उन्होंने इतनी जुर्रत और दलेरी का मुजाहरा किया कि उन्होंने बरसती गोलियों में, बरसती शेलिंग में वो वहां पे पहुंचे। अब मुझे बात बताएं, अगर वो केपी हाउस में 10 मिनट चले गए फ्रेश अप होने के लिए, शौकत बसरा साहब वो तो इनकलाब के लिए आए थे, लेकिन वो वापस भाग गए और 12 अजला की बात कर रहे थे, तो यही इनकलाब है, भाग जाने को आप जलाओ घराव है ये। जी, आप मुझे बताइए, क्या वहां पर उनके भाई नहीं थे? क्या पूरा केपी नहीं था? हम लोग मौजूद नहीं थे? आप ये बात क्यों नहीं करते कि केपी सूबे पे जो हमला हुआ है, ये जो कठपुतली हुकूमत है, इन लोगों ने जो केपी हाउस के अंदर रेंजर्स दाखिल कर दी, वहां पर पुलिस दाखिल हो गई, लोगों को मारा पीटा गया। आप क्या चाहते हैं? आप मुल्क में अफरा तफरी चाहते हैं? आप पाकिस्तान को पीछे पड़ गए, पाकिस्तान की यूनिटी के। आज अंदाजा करें, केपी के अंदर गोलियां बरसाई जा रही हैं, डायरेक्ट लोग मर रहे हैं, और एक केपी सूबा जो फेडरेशन की एक अहम इकाई है, उसके ऊपर आप टारगेट कर रहे हैं, उनके ऊपर केपी हाउस बंद कर रहे हैं। सो मैं समझता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह इतनी जुल्म, जबर, बर्बरियत, फिस्तायत के बावजूद इन्होंने कहा था ये अटक का पुल क्रॉस करें, ये डी चौक में आए। वैसे मैंने आपको देखा था 10-15 लोग थे आपके साथ भी जो एहतजाज कर रहे थे, और आप वहीं पे ये कह रहे थे कि हम एहतजाज जारी रखेंगे, लेकिन मुझे लगता है काफी हद तक आप मायूस हुए हैं क्योंकि लोगों की तादाद कम थी। जी सर। अगर मैं आपको फुटेज भेज देता हूं, जब हम डी चौक पर पार्लियामेंट एवेन्यू पे चल रहे थे, हजारों लोग मौजूद थे, 1048 घंटे हमने इनकी शैलिंग का मुकाबला किया। मैं आपको फुटेज शेयर करता हूं। और दूसरी बात, आप मुझे ये बताइए, वैसे तो इनका हम शौक पूरा कर देंगे, हम दोबारा हमने एहतजाज अनाउंस किए हैं पंजाब के अंदर, और हम लोग दोबारा आ रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर, और इंशाल्लाह पूरी तैयारी के साथ आएंगे। और जब तक ये जाली निजाम और जाली असेंबली खत्म नहीं हो जाएगी, फिर दोबारा वहां से उठेंगे नहीं। बसरा साहब, इस दफा बानी पीटीआई को रिहा कराएंगे या फिर वापस चले जाएंगे? अच्छा सुने, जाहिर है वो राना सनाउल्लाह कहता है अगर हमने हुकूमत करनी है तो हमने बानी पीटीआई को तो अंदर रखना ही रखना है, हाँ किसी मुकदमे में रखें। इंशाल्लाह जब अब अनाउंस होगा, इस जाली हुकूमत का खात्मा भी होगा और बानी चेयरमैन इमरान खान भी जेल से बाहर होंगे। और दूसरी बात, आपके मैं चैनल पे बहुत अहम बात कहना चाहता हूँ। आज हालत ये है कि यार मावा तियां भैन सब दियां सांझियां होंदियां ने, माओ बहनों बेटियों को, बुशरा बेगम को, खान साहब की बहनों को कर क्या रहे हैं? इन्होंने जेलों में डाला हुआ है, यहां पर उनको डायरेक्ट फायर मारे गए हैं। और आज हालत यह है कि जेल के अंदर जहां पर 10 कैदी या 15 रह सकते हैं, वहां पर 50-100 कैदी रखा हुआ है, उनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना, तेनू जुल्म तू डकना नहीं, बस इन्नी गल समझानी है। ठीक है, चलें जी। तो मुदस्सिर साहब, इस वक्त JUI आइडियल पोजीशन पर है। अगर हम नून लीग की बात करें, PTI की बात करें, तो ये जो तनकीदी निश्तर हैं ये आप भी सुन रहे हैं और सारी सूरत हाल आपके सामने भी। तो सर, आप ही दरमियान में आकर तमाम मामलात को सुलझा दें, किसी एक तरफ आप भी अपनी पोजीशन दिखा देना। जी, मैं आपकी खिदमत में एक अर्ज करना चाहता हूँ, और ये जो यहाँ पे आपस में ये जो सवाल जवाब हो रहे हैं, इस पे मैं अपना एक बड़ा स्टांस, एक मेरा अपना जाती ये है कि जहाँ पे अभी एक बात हुई कि नेशनल कंसेंसस की, आपका गुफ्तगू, आपके सवाल का जो लुबे-लुबाब वो नेशनल कंसेंसस का है ना जी, कि इस वक्त जो अब अफरा तफरी और पॉलिटिकल इंतशार है वो किसी तरफ एक तरफ बैठे और मुल्क जो है ना वो तरक्की की तरफ आगे बढ़े। देखिए, हम इस वक्त 2024 को ख़त्म करने जा रहे हैं और 2025 की इब्तदा होने वाली है, और पाकिस्तान का जो इस वक्त नौजवान है वो बड़ा इंफॉर्मेटिव है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लैस है। हमारे भाई ने अभी बात की कि फ़लस्तीन के ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें PTI ने बाइकआउट किया। मेरा इसके ऊपर एक अपना मौक़िफ़ है और मैं अपनी पार्टी की तरफ से तर्जमानी करते हुए ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में वुसअत क़ल्बी की ज़रूरत है। आप और पाकिस्तान के लोग ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान की पार्लियामान में 2 ही बड़े
ओहदे मैटर करते हैं। एक कायदे ऐवान है, एक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है। तो हुकूमत की तरफ से कौन सा ऐसा हाई प्रोफाइल डेलीगेशन था जो अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात के पास गया और उनको उनके इज्जत और एहतराम के मुताबिक इनवाइट किया? नंबर एक। नंबर दो, पाकिस्तान के लोगों को आपने ये मौका तो देना था कि वो ये सोचें कि हुकूमत ने पहल की नेशनल कंसेंसस की खातिर, उम्मत मुस्लिमा की खातिर, और पाकिस्तान से उम्मत मुस्लिमा को पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट का यूनानिमस जो एक जवाब जाना चाहिए था। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी जो इस कौमी कॉन्फ्रेंस की जो मेजबान थे वो इसमें मिजरेबली फेल हो गए कि उन्होंने अपोजिशन को उस तरह से मैनेज ही नहीं किया और उनको दावत ही नहीं दी जिस तरीके से उनको ये दावत देनी चाहिए थी, और पाकिस्तान का मुत्तफिका बयानिया रह गया। लेकिन और एक चीज और भी अर्ज करता हूं, बहुत देर की मेहरबान आते आते 2023 7 अक्टूबर का ये वाकया हम कौमी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं 7 अक्टूबर 2024 को। अगर पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट 2024 के इलेक्शन के लिए एक टेबल पर बैठ के और उसकी डेट अनाउंस करने के लिए मुत्तफिक हो सकती है, तो क्या फलस्तीन और गजा के मुसलमानों के लिए पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट एक साल पहले इकट्ठी नहीं हो सकती थी? यही पॉइंट नहीं मिला। अब सूरत हाल नौबत यहां तक ना आ जाए कि आपको SHO का इस्तीफा लेना पड़े और वो भी ना मिले। अच्छा, आप तो, मेरा ख्याल था कि आप पहले मजम्मत करेंगी जो KP हाउस के अंदर इन्होंने हमला किया एक सूबे पे, क्योंकि वो सिंबल है एक सूबे का, वो सिर्फ KP हाउस नहीं है, वो फेडरेशन की एक इकाई का सिंबल है। आप ये बताएं कि वहां पर रेंजर दाखिल कर दी इन लोगों ने, पुलिस दाखिल कर दी, पहले तो उसकी मजम्मत करें। दूसरी बात, मैं फिर कह रहा हूं कि इंशाल्लाह ये जाली निजाम के लिए हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। ख्वाजा आसिफ डरे घबराए कि जी ये ऑडिट होने वाला है, ये इलेक्शन खुलने वाला है, मैं आपको आज प्रेडिक्ट कर देता हूं, ये जाली निजाम नवंबर, वैसे तो मैं नवंबर समझता हूं, एंड नवंबर तक इन लोगों ने, बेचारों ने घर जाना है। मियां नवाज शरीफ सुना सामान बांध के बैठे हुए हैं, उनको जाने की इजाजत नहीं है कहीं वहां जाके फिर दोबारा ये इनकलाबी ना बन जाए। तो ये जो बेचारे हारे हुए हैं, जो तस्मों से लटके हुए हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है, अब इनको कुछ नहीं सूझ रहा सिवाय इसके कि ये हम पे जुल्म करें, जबर करें, जेलें भर दी हैं, कारकुनों पे तशद्दुद कर रहे हैं, माँ बहनों बेटियों पे तशद्दुद कर रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, जुल्म की ज़ियाद लंबी तो हो सकती है लेकिन इंशाल्लाह उजाला जल्दी होने वाला है। तो ज़ीशान साहब, क्यों KP के हाउस पर हमला किया गया? इस्लामाबाद में तो आपकी तरफ से नाकाबंदी की गई थी, वहां तो पकड़े नहीं गए, फिर आप KP के हाउस में चले गए हमला करने के लिए। देखें जी, आपको मालूम है KP हाउस में से 120 अफगान बशिंदे मिले हैं वहाँ से। आपको मालूम है ये चीज़ें। देखें ना, अब ये KP की आड़ में, KP हाउस की आड़ में अगर ये वहाँ पे, और भाई मेरी बात सुने, मैं बात करूँ, मेरी बात सुनने जरा, मेरी बात सुने, मैंने आपकी बात नहीं बोला आपको, आप बात सुने, आप मेरी बात सुने, आप बकवास कर रहे हैं, मेरी बात सुने आराम से, मेरी बात सुने। आपकी बात बड़े तहम्मुल से किस किस्म की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं? ज़ीशान साहब ने बड़े तहम्मुल से बात सुनी। मैं इनकी बात में नहीं बोल रहा, ये इनका सियासी पता कौन नहीं है, ये कभी पीपल्स पार्टी के नारे मारते हैं, कभी PPP के नारे मारते हैं, आज इनसे किसी बात में गुजारिश ये है, देखे ना, इनके पास जवाब किसी चीज़ का है नहीं है, तो इधर उधर की किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। ये इनकी ट्रेनिंग का मसला है, इनकी ट्रेनिंग का मसला है, इनकी तरबियत का मसला है। बदतमीजी जो है ना इनके अंदर क्योंकि इनकी जमात के अंदर जो बदतमीज होगा उसी को प्रमोट किया जाएगा। ये अपने नंबर लाने के लिए बदतमीजी करते हैं यहाँ पे। तुम जो चक्कर लगाते रहे हो, हमारी जमात के भी तरले डालते रहे हो आने के लिए, हमें पता है इस चीज का, छोड़ दो इस बात को। ये हलफ से भाग गए हो ज़ीशान साहब, आप इस बात अच्छा, मैं आपको इनके बातें आप सुने। अब देखे ना, सुनने अफगानी बंदे नहीं पकड़े गए, बताएं। अब इसको जैसे इनकी दुम पे पाँव आ गया, ये चीखे मार रहे हैं। अच्छा, ये बता दें आप क्या चाहते हैं, दुम पे पाँव आ गया, क्या होना चाहिए, बताएं, क्या पूछना चाहते हैं आप ज़ीशान साहब से? इसे कहें हलफ दे, अब
इसे के हलफ दे के पकड़े गए, इसकी तमीज ये कह रहा है बंदे पकड़े गए, किस में गुफ्तगू कर रहे हैं? इनको कोई तमीज नहीं है कि कहीं ट्रेनिंग ले लें, ट्रेनिंग ले लें, तमीज से बात करें ना। अगर आपको तमीज नहीं है, शौकत मिर्जा साहब नेशनल बदतमीज आदमी ना से बातें किया करो, तुम बदतमीज आदमी हो, तुम ये जो केस चलाते हो हमेशा सबको पता है। तुम्हारी हैसियत क्या है और तुम्हारी क्या हैसियत है मुझे बताओ, तुम्हारी क्या हैसियत है मुझे बताओ, तुम अपनी हैसियत बताओ, पहले अपनी हैसियत बताओ। लोटे हो तुम, कमाल के लोटे हो, तुम्हें पता है इस चीज का। हर कौन सी जमात तुमने छोड़ी है, कौन सी जमात तुमने छोड़ी है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम नून से सियासत शुरू की है, आज मुस्लिम नून में जारी नहीं तो फिर तुम क्लासिकल किस्म के लोटे हो। मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, मैं आपकी बात सुनूं। देखिए गुजारिश है कि इस तरह की इन्हें कहें कम अज कम बात सुनने का हौसला रखें। जब इन्हें पता है कि इनका आर्गुमेंट खत्म होते हैं फिर ये शुरू कर देते हैं। बात ये है, मुझे बताएं जो वज़ीर आला केपी जो कि रंगबाज वज़ीर आला है, बिल्कुल सब कुछ पता है, वो बंदा, उसकी कहानी सुनिए आप जो आपसे उससे बात की है कि जी मैं निकला वहाँ से, 12 शहरों से होता हुआ, 12 ज़िलों से होते हुए मैं वहाँ पे पहुँचा, जैसे पता नहीं पहाड़ों से, नदियों से, नालों से होता हुआ वहाँ पे पहुँचा, अपने सूबे के 12 ज़िलों से गुजरता हुआ वहाँ पे गया। तो कैसी कैसी क्लासिकल ड्रामेबाजी ये करते हैं। और मुझे बताएं कि इन्होंने इनका मकसद क्या है? सिर्फ इल्ज़ामात लगाना, इनका मकसद सिर्फ ये है कि ये इल्ज़ामात लगाएं, जलाओ घराव करें, बदतमीजियाँ करें, पाकिस्तान को ये आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। इन्होंने ये कल्चर पाकिस्तान में प्रमोट किया है, इन्होंने हमारी आने वाली नस्लों को ख़राब करने की कोशिश की है। इस किस्म की लोगों के अंदर ये जो बदतमीज़ी वाला कल्चर इन्होंने प्रमोट करने की कोशिश की है। अब मैं आपको केपी हाउस के अंदर जो जब गई, अब देखिए अगर वहाँ पे ऐसे अनासर होंगे जो कि पाकिस्तानी भी नहीं हैं, अफगान अनासर हैं, उनके पास असला होगा, तो क्या वहाँ पे सरकार ना जाए, वहाँ पे पुलिस ना जाए उन लोगों को पकड़ने के लिए? तो उसके बाद इन्होंने जो हाल किया वहाँ पे खुद ही दरवाजे वगैरह जो है ना थोड़े बहुत तोड़ ताड़ के वीडियो बना दी। इसके बाद कितने बंदे आपने पकड़े वहाँ से? आप तो अली अमीन गंडापुर को पकड़ने गए थे, 120 लोगों को वहाँ से पकड़ा गया। 120 लोग आज भी कस्टडी में हैं जो अफगान बाशिंदे हैं। ठीक है। अब इन्हें पता है इस चीज का कि वो अफगान बाशिंदे पकड़े गए हैं, इनका पोल खुलने वाला है, तो चीखेंगे, चिल्लाएंगे, ये इल्जामात लगाएंगे, लेकिन इसका जवाब नहीं देंगे कि वो 120 बंदे कहां से आए। जो बात की ने अली अमीन गंडापुर ने, उस पर तो आपके अपने रहनुमा भी यकीन नहीं करेंगे, आपके कारकुनान यकीन करने को तैयार नहीं। ये कौन से 12 जिलों वाली बात लेकर बैठ गए अली अमीन गंडापुर साहब? बेशक फार्म 47 की जाली हुकूमत है पंजाब में, इस क्योंकि मौसूफ वजीर है ना, मौसूफ वजीर हैं, इन्होंने इतनी बड़ी बात कही है, इन्होंने कहा है जी केपी हाउस से 120 या 30 अफगानी लोग पकड़े गए हैं। वजीर साहब से कहें कुरान पाक पे हलफ देते हैं कि पकड़े गए हैं। अगर ये कुरान पाक पे हलफ दे दें, मैं आपके सामने कौम से माफी मांग लूंगा, वरना मैं हलफ देता हूं कि ये झूठ बोल रहे हैं। देखिए आप इस तरह का गारंटी दे देना, हलफ दे दें। अगर आपने अफगान बाशिंदों को पकड़े तो यकीन दहानी के साथ आप बात कर रहे हैं। गुजारिश है कि इन लोगों का आलम ये है, कुरान पाक हमारे लिए हमारी जान और हमारी इज्जत हर चीज से बढ़ के है। इन लोगों ने मेरी गुजारिश सुन ली, जब पॉलिटिकल आर्गूमेंट्स उनके लोगों के पास खत्म हो जाते हैं तो इस तरह की बातें शुरू कर देते हैं। मुझे ये बताएं कि ये जो बातें करते हैं सारी की सारी, ये हलफ देते हैं कि इनका जो लीडर है इमरान न्याजी, उसने वो 190 मिलियन पाउंड के बदले में अल-कायदा ट्रस्ट ने लिया। ये हलफ देते हैं कि उसने घड़ियां नहीं बेची, उसे जेवरात नहीं बेचे। ये हलफ देते हैं कि ये 5-5 कैरेट के हीरे नहीं मांगते थे। ये इनको सारा पता है। ये हलफ देते हैं कि बुजदार ने जो कुछ किया इसका हलफ देते हैं। हलफ से चल रहा है, लेकिन बात ये है कि ये सियासी बात करें, सियासी बात इनके पास है नहीं है कोई करने वाली। ये अजीब किस्म की गुफ्तगू करते हैं, ये कोई थड़े वाली गुफ्तगू करते हैं यहाँ पे आके बैठते हैं। जी शौकत साहब, मुझे तरस आ रहा है बेचारे पे, इसको जाने दें। गुजारिश पता है क्या है, जब आपके पास आर्गुमेंट्स रहते ना, अच्छा सबर करो यार, सबर करो, आपने बात कर ली ना, मैंने इंटरप्ट नहीं किया। बात सिर्फ ये है कि अब अगर करप्शन की बात करें मुस्लिम लीग नून या नवाज शरीफ खानदान या उनके खलीफे, तो समझे क्यामत की निशानी नहीं बल्कि क्यामत आ चुकी है। अंदाजा करें दुनिया के अंदर यूनिवर्सिटीज में अगर करप्शन के हवाले से स्टूडेंट को बताना है ना कि किस तरह करप्शन करनी है, मनी लॉन्ड्रिंग किस तरह करनी है, लूटमार किस तरह करनी है, तो नवाज शरीफ को ऐसा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है कनाडा की यूनिवर्सिटी में। मैं आपको उसको यूनिवर्सिटी का नाम भेज देता हूं। दूसरी बात, इनसे मैंने बात बड़ा देखे ना, आप फिर मैं कह रहा हूं,
आप एक वजीर है वहां पे, बेशक आप जाली हुकूमत के वजीर हैं, आपने इतनी बड़ी बात कही है, आपने कहा कि 140 लोग अफगानी पकड़े गए हैं। मैंने कहा मेरे भाई आप कुरान पाक पे हल्फ देते हो या कहो कि मैं हल्फन कहता हूं पकड़े गए, ये नहीं कहेंगे, इसलिए झूठ की बात नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात मैं फिर कह रहा हूं कि ये जो जाली निजाम है उसको बचाने के लिए ये जाली हुकूमत हमारी आजाद अदलिया पर, आईने पाकिस्तान पर और पाकिस्तान की सालियत पर हमलावर हो चुकी है, लेकिन इंशाल्लाह इनके दिन गिने जा चुके हैं। इसीलिए ये डर रहे हैं कि जब फेयर एंड फ्री ऑडिट होगा तो ये बेचारे अपने घरों को चले जाएंगे, क्योंकि अवाम ने तो वोट इनको नहीं दिया, अवाम ने तो वोट दिया इमरान खान को, अवाम ने वोट दिया शौकत मिश्रा को, ये बेचारे तो सारे के सारे हारे हुए हैं। वो कौन सा लम्हा होगा जब हम देखेंगे तमाम सियासी जमातें अपने फायदे से बालातर होकर अवाम के मसाइल के हल के लिए एक टेबल पर बैठेंगे। उस लम्हे का हमें भी बड़े बेचैनी से इंतजार है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।